नमस्कार दोस्तों, सत्यम क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना 19 ने महामारी का रूप ले लिया है। अभी तक हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो अब तो संभव नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से उसी तरह से चलती रहेंगी जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। और जैसे ही कोई नई गाइडलाइन आती है सरकार की, उसके बाद जहाँ से भी हम लोग को गुंजाइश मिलता है कि हाँ क्लास आप चला सकते हैं ऑफलाइन में, तो आप सब लोग ऑफलाइन में आइएगा। फिलहाल हम लोगों के ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में कोई अंतर नहीं होगा। आप इत्मीनान से पर डे एक रूटीन से बैठिएगा अपने नोट्स वगैरह को लेकर के और डेली स्टडी करिए। आपका धीरे धीरे सिलेबस भी बढ़ता जाएगा और हम लोग भी क्या करेंगे कि भाई अपने सिलेबस को निकालते जाएंगे अगले में क्या करना है। लेकिन ये है कि आप डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश जो भी हमारे यहाँ की क्लास चलती हैं, पर डे आप 3 से 4 घंटे की क्लास अटेंड करेंगे और उसका बेहतरीन परिणाम आपको मिलेगा। तो देखिए, मैथमेटिक्स का सिलेबस अभी क्या हो गई, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में क्या कम करना, क्या नहीं ज़्यादा करना है, ये सब हम लोगों ने जो सिलेबस है, मैथ का जो सिलेबस है, वो आप देखिए कैसे कैसे सिलेबस हैं यहाँ पे। देखिए, मैथ्स 12th की जो मैथमेटिक्स है, इसका जो सिलेबस है, इसको 6 पार्ट में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए 6 पार्ट में पहला पार्ट संबंध और फलन का है, जो आपको 10 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। 10 नंबर का ये संबंध और फलन है, रिलेशन एंड फंक्शन। आपने क्लास 11th में भी इसको पढ़ा होगा। यहाँ पे भी रिलेशन एंड फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद दूसरी टॉपिक है बीज गणित, जो 13 नंबर की है। बीज गणित में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, खासकर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ये आपका 13 नंबर या 13% कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है कैलकुलस, सबसे ज्यादा नंबर से पूछे जाने वाला। देखिए कैलकुलस 44 नंबर, यानी 44%। वो जो सिलेबस का 44% है वो अकेले कैलकुलस कवर करेगा। देखिए यहाँ 44 मार्क्स का है। ये हमारी तीसरी यूनिट है। चौथी यूनिट है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। ये देखिए अकेले 17 मार्क्स का है, बहुत आसान है। इसके बाद जो 5वां यूनिट है, हमने बांटा हुआ इसको रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आपके 6 मार्क्स का है, 6 नंबर का लीनियर प्रोग्रामिंग है। उसके बाद लास्ट में आती है प्रायिकता। प्रायिकता क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ 12th में फिर आ गई 10 मार्क्स का। टोटल 100% हुआ। आपके सामने ये मार्क्स लिखे गए हैं, या आप इनको परसेंटेज में कह सकते हैं या सीधा सीधा मार्क्स में। तो कहने का मतलब ये है कि संबंध और फलन 10% कवर करेगा पूरे पार्ट को। बीज गणित अलजेब्रा जो है 13%, उसके बाद कैलकुलस 44%, और यहाँ पे सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 17% कवर करेगा। उसके बाद जो है आप देख रहे होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग 6% एंड लास्ट में जो प्रोबेबिलिटी है 10% की है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा पार्ट 44 मार्क्स का है। क्यों ना हम लोग इसी से शुरुआत करते हैं अपनी। ये देखिए 44%। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है फिर हम लोग आ जाते हैं स्टार्टिंग पर। तो देखिए 44% यही कवर करता है कैलकुलस। देखिए कैलकुलस में कुल मिला जुला के, जैसे एनसीईआरटी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, पूरी एनसीईआरटी पैटर्न है। एनसीईआरटी ने इन पूरे को मिला करके 13 चैप्टर में बांटा है। लेकिन अगर इसको ठीक से देखा जाए तो करीब 17-18 चैप्टर हैं, जिसमें अकेले कैलकुलस में ही करीब लगभग 11 से 12 चैप्टर हैं। ठीक है, चैप्टर से क्या लेना देना है, आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर्ड होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलस में। कैलकुलस की स्टार्टिंग कंटिन्यूटी से होगी। कंटिन्यूटी को पढ़ने से पहले आपने क्लास 11th में लिमिट पढ़ा होगा। देखिए कंटिन्यूटी बिना लिमिट के आगे आ ही नहीं सकती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिमिट के बारे में जानें। लिमिट को जानने से पहले बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पूरी तरह से जानना आवश्यक होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी पर। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी में पढ़ने से पहले आपको चाहिए लिमिट। सीमा। देखिए लिमिट्स की वो पढ़ते समय डायरेक्ट तो आप ऐसा है कि नहीं कि लिमिट के बारे में आपको तुरंत जानकारी हो जाएगी। लिमिट को पढ़ने से पहले कुछ छोटी मोटी जानकारियां जरूरी हैं, जैसे चर की परिभाषा, जैसे गणितीय राशियां हैं, गणितीय राशियां, गणितीय राशियां, मैथमेटिकल क्वांटिटीज, इनको 2 पार्ट में बांटा जाता है। जो गणितीय राशियां होती हैं, यहां पे इनको 2 पार्ट में बांटा जाएगा।
पहली जो पार्ट होगा वो होगी चर राशि और दूसरी होगी अचर राशियां। देखिए गणितीय राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक पहली होगी चर राशियां, यानी जिसको आप कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है अचर राशि। देखिए यहां पे बार बार चर का नाम आता है, चर राशियां क्या होती हैं? चर, देखिए चर है और अचर है। चर राशियां किसे कहते हैं और अचर राशियां किसे कहते हैं? वेरिएबल में नाम आता है तो चर राशि का मतलब हुआ ऐसी राशियां, जैसे चर राशियां परिवर्तनशील की जा सके, ऐसी राशियां जिसे हम परिवर्तित कर सके, या यह भी कह सकते हैं कि परिवर्तनशील राशियों को ही चर राशियां कहते हैं। परिवर्तनशील राशियों को चर राशियां कहते हैं। एक क्वांटिटी विच कैन बी चेंज्ड, यानी इसकी जो आप डिफिनीशन लिखते हैं, परिवर्तनशील राशियों को ही चर राशियां कहते हैं। और ये जो अचर राशियां हैं अपरिवर्तनशील, जैसे आप इसको चेंज करते हैं, इसको आप बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी अपरिवर्तनशील राशियों को अचर राशियां कहते हैं। देखिए चर राशियां अचर राशियां हुई। अब ये भी दो तरह का होता है, एक होता है स्वतंत्र चर, जिसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, स्वतंत्र चर, और एक होता है परतंत्र चर। परतंत्र चर, देखो बच्चों, आपने कहा कि एक क्वांटिटी जिसे हम चेंज कर सकें, ये दो प्रकार की होंगी, एक होगी स्वतंत्र चर और दूसरा होगा परतंत्र चर। स्वतंत्र चर किसे कहा जाता है? स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, एक ऐसा चर जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार, मतलब अपनी आजादी का प्रयोग कर सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। और परतंत्र चर वो चर होगा जो स्वतंत्र चर के मान पर निर्भर होगा, एक ऐसा चर जिसे हम स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी मान दे सकते हैं, उसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। लेकिन जो मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करेगा उसी को हम लोग परतंत्र चर बोलते हैं। ओके, अब देखिए ऐसे ही अचर राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक होगा स्वेच्छ अचर और एक होगा निरपेक्ष अचर। देखो बच्चों, ये अचर राशियां स्वेच्छ अचर, एक होता ना, जैसे यहां भी स्वेच्छानुसार एक ऐसा कांस्टेंट जो मैथमेटिक्स के हर प्रॉब्लम में अपना मान बदलता रहता है, हर जगह अपना मान बदलता। भाई आप अगर कहीं कांस्टेंट ले रहे हैं, जैसे मान ली किसी ने इंटीग्रेशन का सवाल लगाया, जैसे यहां कहा गया x dx की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिखते हैं। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, भाई फार्मूला क्या होता है, जैसे यहां पे आपने देखा x की पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ये अलग अलग प्रॉब्लम में लोग अलग अलग मानते हैं। जैसे देखिएगा यहां पे लिया गया साइन x का, साइन x dx, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। देखिए यहां पे प्लस सी लिखा जा सकता है, कोई कहेगा नहीं सर हम लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, और इसी की तरह से हम यहां पे कॉस सी भी लिख सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट ने सी लिखा, किसी ने कॉस सी लिखा, किसी ने कुछ और प्रयोग किया, तो यहां पे जो होगा, जो अचर स्वेच्छ अचर है, ये अपनी इच्छा अनुसार जैसा सवाल है उसी तरह से वो उस पर निर्भर करेगा। ओके, देखिए स्वेच्छ अचर, अचर राशियां अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तन समझ ना, जो चेंज नहीं की जा सके उसे हम लोग अचर राशियां बोलते हैं। और ये दो प्रकार का होगा, स्वेच्छ अचर और निरपेक्ष अचर। स्वेच्छ अचर वह अचर होता है जो गणित की प्रत्येक विधा में अपना मान बदलता रहता है, और निरपेक्ष अचर, देखिए निरपेक्ष अचर वह अचर होता है जो गणित की प्रत्येक विधा में अपना मान नहीं बदलता। जैसे आप सोच रहे हैं सर क्या नहीं बदलता, जैसे -5 है, -6 है, कहीं पाई आ गया, कहीं ई आ गया, ये तो भाई सबके लिए पाई का मान वही होगा, जो उनके किसी तुम्हारे लिए होगा वही हमारे लिए भी होगा। तो ये सब कभी बदलते नहीं। जैसे आपने कहा कि सर यहां पे ये देखिए ये सब कभी चेंज नहीं हो गए, जैसे आपने कहा 2, 5, ये सब कभी नहीं बदलते, तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा, निरपेक्ष अचर बोला जाएगा। ठीक है, ओके, तो इतनी की जरूरत अभी हमें आगे पड़ेगी, बाकी बहुत सी चीजें इसके बाद आती है। फंक्शन की डिफिनीशन,
फंक्शन की डिफिनीशन के बाद से फिर फंक्शन कितने तरह के होते हैं वो बताने के बाद से तब हम लोग लिमिट पर आते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। हम जस्ट एक नज़र में बता दे रहे हैं आपको कि भाई गणितीय राशियां दो प्रकार की होती हैं, चर राशियां, अचर राशियां। ये भी चर राशियां किसे कहते हैं? परिवर्तनशील राशियों को चर राशियां कहते हैं और अपरिवर्तनशील राशियों को अचर राशियां बोलते हैं। और चर राशियां दो प्रकार की होंगी, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें आपको अभी फंक्शन की डिफिनीशन बताते समय हम आपको क्लियर कर देंगे। और अचर राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक स्वेच्छ अचर, निरपेक्ष अचर। अब आइए थोड़ा सा स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बारे में बात किया जाए। देखिए स्वतंत्र चर और परतंत्र चर क्या होता है, थोड़ा सा फंक्शन में मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, कहीं कहीं आप देखे होंगे क्लास 11th में भी लिखा हुआ है 2x + 3। ओके, देखिए यहां पे अगर यहां y है, इधर x है, ये y इज द फंक्शन ऑफ x। अभी फिलहाल फंक्शन की डिफिनीशन में आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी आप ये पहले से जानते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। यहां पे आप x की वैल्यू अगर 0 रख दीजिए, x की वैल्यू आपने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ पे 2 × 0 + 3 = 3 हो गया। जैसे आपने कहा सर x इज इक्वल टू -1 रख दीजिए तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2 × -1 + 3 यानी -2 + 3 यानी ये हो गया 1। ऐसे आपने कहा सर x = 2 रख दिया जाए तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? 2 × 2 + 3 ये हो गया 2 दूनी 4, 3 7 हो गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप किसको अपने मनमानी ढंग से लिख रहे हैं, किसको अपने तरीके से लिख रहे हैं। जैसे आपने कहा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे कौन स्वतंत्र हुआ? x स्वतंत्र चर होगा और y जो है वो परतंत्र होगा, क्योंकि आप अगर इसको खाने के लिए देंगे तभी खाएगा ये। x कुछ मानेंगे तभी y की वैल्यू कुछ आएगी। तो रही बात चर राशियों को निरूपित किया कैसे जाता है। चर राशियां जनरली t, u, v, x, y, z इनसे निरूपित किया जाएगा। रही बात कांस्टेंट की, कांस्टेंट को c, c1, log c यानी तमाम ऐसी राशियों से निरूपित किया जाता है। कांस्टेंट को 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब कांस्टेंट का निरूपण होगा। और हमें उम्मीद है कि बात ये समझ में आ रही होगी आपको। इसके बाद आते हैं, जैसे हमने यहां फंक्शन का डायरेक्ट यूज कर लिया है, थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन किसे कहते हैं? तो चलिए देखा जाए फंक्शन किसे कहा जाएगा। तो यहां पे आओ बच्चों, यहां पे अब हम आ रहे हैं आपको दिखने फलन की परिभाषा। फलन की परिभाषा देखिए क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, घबराइए मत, इसका एक अलग से टॉपिक है। फिलहाल यहाँ पे कैलकुलस में जितने फंक्शन की आवश्यकता होती है वो हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, बिना उसके हम आगे चल ही नहीं सकते हैं। तो देखिए फंक्शन होता क्या है, फलन या प्रतिचित्रण, इसी को मैपिंग भी बोला जाता है। मैपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मैपिंग फंक्शन? तो फंक्शन होता क्या है भाई, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स अभी हमने लिखा था, तो ये सब आया कहां से? तो फलन में हम आपको एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं, उससे समझा रहे हैं। देखिए a और b दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। लेट अस कंसीडर a एंड b भी टू नॉन एम्प्टी सेट। a है और ये आपका b है। जैसे कहा गया माना a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं, सेट है। सेट के बारे में आप लोग जानते होंगे, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, हियर ऑब्जेक्ट्स आर डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट। तो उसी तरह से यहां भी है, जैसे आपने कहा a और b दो अरिक्त, अरिक्त माने खाली नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। जैसे आपने कहा सर यहाँ पे एक x है और यहाँ y है और इसको आप जोड़ दिए, कोई गठबंधन करा दीजिए इनका। देखिए बढ़िया से गठबंधन हुआ और इसको लिखते हैं f सच दैट a to b। देखिए बच्चों f सच दैट a to b, रुकिए थोड़ा सा इसको और अच्छा लिख दिया जाए। f सच दैट a to b, इसका मतलब f एक प्रतिचित्रण है जो a से b की तरफ बन रहा है। क्लियर? तो यहां पे कहा गया माना a और b दो समुच्चय हैं, माना a और b दो समुच्चय हैं, a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं। ध्यान रखिएगा a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं जो किसी नियम f के द्वारा इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि, ध्यान रखिएगा हमारी बात पर, माना a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं जो किसी नियम f के द्वारा इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि समुच्चय a के प्रत्येक मान के लिए, देखिए इसके प्रत्येक मान के लिए समुच्चय b का एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त हो जाए।
क्या बोला हमने? माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं जो किसी नियम एफ के द्वारा इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक मान के लिए समुच्चय बी का एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त हो जाए तो समुच्चय बी को ए का फलन कहा जाता है। समुच्चय बी को ए का फलन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं, देखिए ये x है, ये एफ ए है, तो आप लिखते हैं ना एफ एक्स, देखिए ध्यान दीजिएगा एफ एक्स, और ये इंप्लाइज के इज इक्वल टू वाई, या इसी को लिखते हैं बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज द फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे पढ़ा भी जाता है y इज द फंक्शन ऑफ x। व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ? y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब हुआ कि अगर कहीं लिखा हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा फंक्शन ऑफ x, सॉरी फंक्शन ऑफ x, तो ये फंक्शन ऑफ x का मतलब इधर जितने भी आप वेरिएबल्स देख रहे हैं वो सब क्या है? x के फलन है। वही y इज द फंक्शन ऑफ x, y को x का फलन कहा जाता है। क्लियर? अब यहां पे x क्या है? x जो है आपका स्वतंत्र चर होगा और y क्या होगा? परतंत्र चर होगा। इन केस अगर कोई सवाल अगर ऐसा आ जाए एफ टी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, और यहां पे कहीं लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, देखिए ऐसा नहीं कि बार बार की हरदम x ही जो है चर होगा, y चर होगा, यहां पे t स्वतंत्र है, यहां भी t, ये दोनों t और x दोनों चर हैं, लेकिन यहां पे t जो है स्वतंत्र होगा और x क्या होगा? परतंत्र हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा स्वतंत्र और परतंत्र क्या होते हैं। अगर इन केस कभी कोई सवाल ऐसे भी मिलता है x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, x इज द फंक्शन ऑफ y, तो यहां पे लिख दिया गया 2y प्लस 3, हियर y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज डिपेंडेंट, यानी y यहां स्वतंत्र होगा लेकिन x क्या होगा? ये x जो है परतंत्र होगा, क्योंकि y को आप मान देंगे तभी जो है x का मान मिलेगा। क्लियर? अब हम लोग इसी पे चलते हुए थोड़ा सा डोमेन रेंज की बात कर लिया जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। डोमेन रेंज क्या होता है आइए देखा जाए। यहां पे कहा गया कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। देखिए डोमेन क्या होता है? प्रांत या प्रभाव क्षेत्र भी कहा जाता है, प्रांत, इसको कहा जाता है सह प्रांत, और ये रेंज जो होगा इसको कहा जाता है परास या परिसर, परास या इसी को परिसर कहा जाता है। देखो बच्चों, किसी फलन का प्रांत, सह प्रांत और परास या परिसर ये निकलता कैसे? तो आइए देखते हैं। जैसे हमने अभी आपको दिखाया था, थोड़ा सा एक मिनट फिर हम पीछे जा रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा था कि ये है आपका फंक्शन ए, अरे सॉरी सेट ए है और ये है सेट बी, और ये किसी नियम से जुड़ा हुआ है ए से बी, ध्यान रखिएगा। और यहां लिख दिया गया ए बी सी डी 1 2 3 4 एंड 5, इसको हमने ज्वाइन कर दिया इससे, इसको ज्वाइन किया 2 से, सी को 3 से किया और डी को हमने 4 से कर दिया। क्लियर? अब देखिए इसको ध्यान से कि आपने कहा सर ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त का मतलब इसमें जो है कोई ना कोई एलिमेंट है, तो इसमें भी एलिमेंट्स हैं, और यहां पे देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं, हमने फंक्शन की जब डिफिनीशन आपको बताई थी तो हमने कहा कि समुच्चय ए के प्रत्येक मान के लिए समुच्चय बी का एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसके प्रत्येक मान के लिए। देखिए इसका कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाए जिस पर ये प्रतिबिंब बने ना बने कोई बात नहीं है, लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर ए का छूट गया तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। फिलहाल अभी हम आपको इस पर फिर बताते हैं। तो देखिए इसमें यहां पहली बात है कि डोमेन क्या होगा? डोमेन इज इक्वल टू डोमेन, देखिए डोमेन जो होगा वो क्या होगा? डोमेन इज द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, समुच्चय ए के सारे अवयवों को डोमेन कहते हैं। अगर आपका ये फंक्शन है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, एक फंक्शन है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो यहां पे देखिएगा डोमेन क्या होगा? डोमेन सभी ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी सी एंड डी। और कोडोमेन क्या कहलाएगा?
कोडोमेन, देखिए आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, अभी जब हम लोगों की टॉपिक पहली संबंध और फलन की होगी फिर हम एक बार डिस्कस इस पर करेंगे। लेकिन फिलहाल कैलकुलस स्टार्ट करते समय या कंटिन्यूटी स्टार्ट करते समय या कंटिन्यूटी के पहले आप कहेंगे सर लिमिट है, लिमिट को स्टार्ट करते समय इनकी जानकारी थोड़ी सी जरूरी है, क्योंकि बार बार हम चर राशियों का नाम लेंगे, डोमेन का नाम लेंगे, रेंज का नाम लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो देखा जाए कोडोमेन, समुच्चय बी के सारे अवयवों को कोडोमेन कहा जाता है। 1 2 3 4 एंड 5, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। एंड रेंज क्या होगा बच्चों? देखिए रेंज क्या होगी? रेंज वो होगी समुच्चय ए के वे सारे एलिमेंट, समुच्चय ए के वे सभी अवयव जिनका प्रतिबिंब बी पर बना हुआ है, या आप क्या कह सकते हैं बी के वे सभी अवयव जिन पर समुच्चय ए के अवयवों का प्रतिबिंब बना हुआ है। इट मींस देखिए 1 पर बना, 2 पर बना, 3 पर बना, 4 पर बना, 5 पर नहीं बना है, ध्यान रखिएगा 5 पर नहीं बना। आपने कहा कि देखिए ये कोडोमेन 1 2 3 4 5, ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, डोमेन इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, एंड रेंज इज इक्वल टू यहां पे जो बी के वे सारे एलिमेंट जिन पर प्रतिबिंब बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परास कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये मान लो 5 नहीं है तो इस सेट का जैसे जो डोमेन होगा, जो कोडोमेन होगा वही उसकी रेंज भी होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो हमने क्या कहा बी के सारे अवयवों को ही कोडोमेन कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले पर। देखिए यहां से जो फलन है, आपके फलन में जितनी कैलकुलस में जरूरत पड़ेगी, फलन तो बहुत तरह के होते हैं, फलन में हम आपको ऐसे ही ओरली बता दे रहे हैं, हालांकि आपको क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी इसका अलग से टॉपिक है। लेकिन फलन में एक परिभाषित फलन होगा, एक अपरिभाषित फलन होगा। फलन तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स, जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स वाले साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सो ऑन, ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर एक्स, a की पावर एक्स, 2 टू दी पावर एक्स, इसको आप लोग पढ़े होंगे, पहले से भी जानते हैं, फिलहाल मैं थोड़ा सा 2 मिनट इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। तो ये हो गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होंगे? लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस 5, ठीक है। उसके बाद परिभाषित फलन और अपरिभाषित फलन, ये 2 फलन आपको जरूरत है इनकी कैलकुलस में। तो एक हम बताएंगे आपको परिभाषित फलन, डिफाइंड फंक्शन। देखिए परिभाषित फलन और एक होगी अपरिभाषित फलन। अपरिभाषित फलन, देखो बच्चों इन दोनों को इसलिए जरूरत है क्योंकि कैलकुलस में हमें इन्हीं की आवश्यकता होगी, बाकी तो फंक्शन का एक अलग से टॉपिक ही है, उसमें बहुत तरह के फंक्शन हमने भी बताए हैं आप लोगों को। तो परिभाषित फलन इसको कहा जाता है डिफाइंड फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन, और ये होगा अनडिफाइंड फंक्शन। देखिए डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? डिफाइंड फंक्शन उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपने कहा सर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है मान लीजिए, ठीक है, या y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे x क्या है? चर, ये चर x और y चर है, यहाँ x स्वतंत्र चर है और y जो है वो परतन चर है। आप x का मान कुछ रखिए, y का एक निश्चित और अद्वितीय मान जरूर प्राप्त होगा। तो एक ऐसा फलन जिसमें चर का, यानी जो भी आपका स्वतंत्र चर होगा उसका मान रखने पर वो जो मान y का मान आए वो क्या होना चाहिए? अभी हमने फंक्शन की डिफिनीशन में आपको बताया है, ये जो है x का कोई भी मान रखिए तो y का मान परिभाषित हो, मतलब y का मान निश्चित हो और अद्वितीय हो, तो ऐसे फलन को हम लोग परिभाषित फलन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रखा जाए, पुट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, यानी 2 आ गया। आपने कहा सर x इज इक्वल टू 5 रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2, 5 3 15 2 17 हो जाएगा। आप देख रहे हैं x का मान रखने पर y का मान y जो है एक निश्चित और अद्वितीय मान दे रहा है। तो अगर x का मान रखने पर y निश्चित और अद्वितीय मान देने लगे तो ऐसे फलन को परिभाषित फलन कहा जाता है।
अब रही बात अपरिभाषित किसे कहा जाएगा, कि अगर किसी फंक्शन में, जैसे यहां पे देखिए सामने आया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, आपने कहा सर डायरेक्ट f2 पर वैल्यू निकाल दीजिए, f2 की वैल्यू x बराबर 2 रख दीजिए, तो यहां देख रहे होंगे आप लोग 2 का स्क्वायर माइनस 4 बटे 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 4 बटे 2 माइनस 2 यानी 0/0। ये देखिए 0/0 आपने अपनी लाइफ में पहली बार देखा होगा 0/0। आप जानते हैं किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने एक आता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा भाई, किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो एक आएगा, लेकिन वो सिद्धांत यहां 0/0 पर लागू नहीं होता। अगर 0/0 फॉर्म आता है तो ऐसे फलन को हम लोग अपरिभाषित फलन बोलते हैं। देखिए एक ऐसा फलन जिसमें वेरिएबल का मान रखने पर, यानी स्वतंत्र चर का कोई भी मान रखने पर वो 0/0 आ जाए, अनंत बटे अनंत आ जाए, 0 गुणे अनंत आ जाए, अनंत माइनस अनंत आ जाए, या अनंत ही आ जाए, 1 की पावर इंफिनिटी आ जाए, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी आ जाए, ऐसे अगर इस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी तो ऐसे फलन को अपरिभाषित फलन बोलते हैं, अपरिभाषित फलन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको परिभाषित अपरिभाषित के बारे में पता हो गया कि भाई देखिए यहां पे स्वतंत्र चर का कोई मान रखने पर परतंत्र चर का एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त हुआ, लेकिन यहां पे स्वतंत्र चर का कोई मान रखने पर परतंत्र चर का कोई मान प्राप्त ही नहीं हो रहा, एक निश्चित राशि की तरफ ये अग्रसर नहीं हो रहा है। तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे फलन को हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित फलन। ठीक है, अगर ऐसा कहीं दिखे तुम्हें तो इसको आप अपरिभाषित बोल देंगे, ये नहीं बोलेंगे सर हम नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता, इसका कोई मान होता ही नहीं है भाई, ये एक निश्चित राशि की तरफ नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसे फलन को अपरिभाषित फलन बोला जाता है। ओके, अब आइए, अब ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम आपको सीमा की परिभाषा बताते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। जैसे हमें चाहिए कंटिन्यूटी, आप कह रहे हैं सर 12th के क्लास में, 12th के जो सिलेबस में वो तो कंटिन्यूटी है, तो फिलहाल लिमिट क्यों पढ़ाई जा रही है? भाई कंटिन्यूटी का रास्ता लिमिट से होके जाता है, तो आप पहले लिमिट के बारे में जानकारी जब नहीं रखेंगे तो कंटिन्यूटी कैसे जान पाएंगे? तो आइए पहले हम आपको लिमिट के बारे में बताते हैं, फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। देखिए सीमा, खाली डिफिनीशन बताएंगे, ज्यादा नहीं बताना है। सीमा, सीमा, लिमिट्स। देखिए इसकी डिफिनीशन को बहुत कायदे से समझिएगा। सीमा का मतलब आप समझते हैं बॉर्डर, जैसे आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, आपके चारों तरफ दीवारें हैं, अब आप दीवार से बाहर नहीं जा सकते हैं, या छत पर जैसे आप खड़े हैं, आप देख रहे होंगे एक बाउंड्री पे क्यों चारों तरफ रेलिंग लगाई जाती है, जैसे आप उस बाउंड्री के अगर बाहर गए तो फिर समझ लो गए, फिर बचेंगे नहीं आप। तो वही है सीमा। लिमिट होती क्या है उसको डिफाइन करना हम लोगों को, फिर उसी के आगे कंटिन्यूटी है। तो लिमिट क्या होती है, लिमिट को कैसे डिफाइन किया गया? आइए हम आपको भारत पाकिस्तान पर ले चलते हैं, सीमा पर, बाघा बॉर्डर पर ले चलते हैं, जहां आप बेहतरीन तरीके से उसको समझ पाएंगे। ये है बाघा बॉर्डर, ये है सीमा, लिमिट, ये बॉर्डर भारत पाकिस्तान का। ठीक है, देखो बच्चों जैसे यही क्वेश्चन है आपके सामने, एफ एक्स इज इक्वल टू, छोटा सा सवाल पहले लीजिए तब हम डिफाइन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये हमने ले लिया। ठीक है, आपने कहा सर जैसे ही आप F2 रखेंगे, F2 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा, और इसी को आप कह देंगे सर ये तो अपरिभाषित आ रहा है। जब अपरिभाषित आ गया तो हम लोग सारी बात करना बेकार है, अगर ये अपरिभाषित आ गई तो इसको फिर कोई मतलब ही नहीं निकला इसका, तो आखिर इसको परिभाषित करना है, परिभाषित करना। देखिए अपरिभाषित है उसे हमें परिभाषित करना है, लेकिन आपने देखा कि 2 रखने पर यह परिभाषित तो हो नहीं रहा है, तो करेंगे क्या? हम कहें थोड़ा सा 2 से आगे बढ़ जाओ, 2.0001, या हमने कहा थोड़ा सा पहले आ जाओ 1.0009, या सॉरी 1.99, सॉरी 9999 कुछ भी रख दीजिए, तो ये 0/0 नहीं आएगा, तो ये भी 0/0 नहीं आएगा। देखिए अगर आप यहां पर x की जगह अगर 2.001 रख दीजिए, 2 से जरा सा बढ़ जाओ यार, 2 से जरा सा बढ़ना है। अब 2 से जरा सा बढ़ने को लिखा क्या जाता है, ये 2.00001 या 2.01 लिख देंगे, या 2 से थोड़ा सा नीचे आ जाओ। देखिए 2 के अगल बगल रहिए आप, 2 से थोड़ा सा एक कदम आगे, 2 से थोड़ा सा एक कदम पहले,
तो 2 से 1 कदम आगे जाओगे तो 2.001 आएगा हमारे नजर में, और 2 से थोड़ा सा पहले ये आएगा, और इसको हमने यहां रखा तो क्या ये 0/0 आएगा? कभी भी नहीं आएगा, 0/0 आ ही नहीं सकता है। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। जैसे आपने कहा सर x बराबर 2 पर कोई फलन अपरिभाषित हो रहा था, जरा हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। x बराबर 2 पर कोई फलन अपरिभाषित हो रहा था, तो इसके थोड़ा सा आगे बढ़ गए दाहिने साइड में, या इसके थोड़ा सा पहले आ गए बाएं साइड में। देखो ये दाहिना बायां साइड ऐसे समझिएगा आप, दाहिना हाथ दाएं साइड, बायां हाथ बायां साइड, ये कोई रट्टा मार वाली बात नहीं है। यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके दाहिने साइड में आप बड़े, इसको दक्षिण पक्ष सीमा कहते हैं, और इधर वाम पक्ष सीमा सुने होंगे, तो यहां पे इसके दाहिने या इसके बाएं आते हैं, यहां पे आएंगे, यही हमारा 2.001 है और यही हमारा 1.999 है। क्लियर? 999, ठीक है, ये हो गया। एक और 9 बनाना हो बना लो। तो आपने कहा x बराबर 2 पर कोई फलन अपरिभाषित हो रहा था, इसके दाहिने या इसके बाएं थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे एक ऐसा बिंदु लेते हैं जहां पर फलन परिभाषित हो सके। ठीक है, तो ऐसे बिंदु को सीमांत बिंदु कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट होगा वो सीमांत बिंदु होगा। इसके दाहिने थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पहले एक ऐसा बिंदु लेते हैं जहां पर फलन परिभाषित हो सके, इसी को हम सीमांत बिंदु कहते हैं, और यही सीमांत बिंदु ही फलन की सीमा कहलाती है। ठीक है, क्या कहा? x बराबर 2 पर कोई फलन अपरिभाषित हो रहा था, तो इसके दाहिने साइड या इसके बाएं साइड में एक ऐसा पॉइंट लिया जाता है जहां पर फलन परिभाषित हो सके, तो ऐसे बिंदु को सीमांत बिंदु कहते हैं, और यही सीमांत बिंदु ही फलन की सीमा कहलाती है। मान लिया आपको समझ में नहीं आया, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, हम फिर से दूसरे तरीके से समझाते हैं। आइए देखिए, ठीक है बच्चों, देखिए फिर से, ये आपने कहा सर ये लाइन है, हमारी जमीन है, सॉरी ये है, ये हमारा पॉइंट है, ये बॉर्डर पॉइंट है, सीमा यही है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर इंडिया है और इधर पाकिस्तान है। देखिएगा ये है, ये बॉर्डर है। x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2, या अब थोड़ा सा हम लोग इसको और चॉइस कर लें, f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। क्लियर? देखो हम इधर लिख दे रहे हैं बच्चों, कहीं कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होना चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। क्लियर? देखिए ये है, आपने कहा सर x इज इक्वल टू 2 हटा करके अब हमने लिखना शुरू किया x इज इक्वल टू a। ठीक है, ये बॉर्डर है हमारा, ये इधर भारत है, इधर पाकिस्तान है। एकदम आप बॉर्डर पे खड़े हो जाइए और पूछिए हम किस देश के वासी हैं, कोई बता पाएगा कि क्या तुम किस देश के वासी हो? अगर कोई आदमी बॉर्डर पे खड़ा है उसकी पहचान नहीं होगी वो कहां का है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे भारत की तरफ बढ़ाया वो क्या कहलाएगा? इंडियन कहलाएगा। अगर एक कदम उसने पीछे हटा दिया, जैसे मान लो हम यही खड़े हैं ऐसे इस तरह से, तो ये कोई लिमिट हमारी, हम अगर बॉर्डर पे खड़े हैं तो हमारा कोई पहचान ही नहीं, ना भारत के हैं ना पाकिस्तान के हैं। लेकिन अगर हम एक कदम इधर बढ़ गए ऐसे तो क्या कहलाएंगे? इंडियन। और यहीं से अगर हम एक कदम इधर बढ़ जाएं तो क्या कहलाएंगे? पाकिस्तानी। देखिए बॉर्डर पे खड़े हैं तो हमारी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन अगर एक कदम इधर या एक कदम उधर करने पर हमारी पहचान होने लगी, तो जिस बिंदु पर हमारी पहचान होती है उसी को सीमांत बिंदु कहा जाता है, यानी सीमा के अंत का बिंदु कहा जाएगा। जहां पर हम डिफाइन होने लगे, तो यहां पे हम डिफाइन होने लगे, वही फलन की सीमा कहलाती है। तो आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, तुरंत कॉपी कलम उठाइए, खटाखट लिखिए इसको। मान लिया x बराबर a पर कोई फलन fx, जैसे कहा ना x बराबर a पर कोई फलन fx, अगर x बराबर a रखेंगे तो a की इसकी जगह a रख दिए fa। x बराबर a पर कोई फलन fa अपरिभाषित हो रहा है, तो इसके दाहिने या इसके बाएं एक ऐसा बिंदु लेते हैं जहां पर फलन परिभाषित हो सके,
जहां पर फलन परिभाषित हो सके, इस बिंदु को सीमांत बिंदु कहा जाता है और यही सीमांत बिंदु ही फलन की सीमा कहलाती है। आइए थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हम लोग पहुंचे एक बार, नाउ अगेन, फिर से देखिए दोबारा। देखो बच्चों, यहां पे आपने कहा सर x इज इक्वल टू ए पर कोई फलन अपरिभाषित हो रहा था, जैसे यही फलन है कौन सा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x माइनस ए। देखिए मान लिया x बराबर a पर कोई फलन अपरिभाषित हो रहा था, इस फलन के राइट साइड में a प्लस एच, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ गए, a से आगे बढ़े नहीं, a प्लस एच, एच स्मॉल चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज, जरा जरा चेंज, और इसके थोड़ा सा हम लोग पहले बढ़ गए a माइनस एच को लेकर के। जैसे आपने कहा x बराबर a पर कोई फलन एफ ए अपरिभाषित हो रहा है, इसके दाहिने या इसके बाएं एक ऐसा बिंदु लेते हैं जहां पर फलन परिभाषित हो सके, इस बिंदु को सीमांत बिंदु कहा जाता है और यही सीमांत बिंदु ही फलन की सीमा कहलाती है, यही फलन की सीमा कहलाती है। और किसी फलन की सीमा का अस्तित्व होने के लिए जरूरी क्या होता है कि अगर आप एफ ए प्लस एच यही बराबर एफ ए माइनस एच, देखिए ये दक्षिण साइड में है, यानी इसको लिखा जाता है दक्षिण पक्ष सीमा बराबर वाम पक्ष सीमा, यानी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो बच्चों, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दक्षिण पक्ष सीमा वाम पक्ष सीमा के बराबर हो गया तो हम कहेंगे फलन की सीमा का अस्तित्व है, अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। ओके, देखिएगा इसको शॉर्टकट में भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए माइनस एच। हमने किसी की इच्छा हो नहीं सर हम पहले ये निकालेंगे फिर बाद में निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी आप पहले या किसी को भी बाद में निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि दक्षिण पक्ष सीमा वाम पक्ष सीमा के बराबर हो गया, यानी यहां पर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां पर भी हो जाए, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या कहेंगे, फलन की सीमा का अस्तित्व है। ठीक है, इस फलन की सीमा का अस्तित्व होगा। ठीक है, दक्षिण पक्ष सीमा वाम पक्ष सीमा के बराबर हो गया, उसको हम लोग ऐसे भी शॉर्टकट में लिखते हैं आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल। अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो गई तो फलन की सीमा का अस्तित्व, फलन की सीमा का एग्जिस्टेंस ऑफ अस्तित्व, यार एक मिनट, फलन की सीमा का अस्तित्व है। होगा। ओके, आइए क्वेश्चन उठाते हैं और उस पर देखते हैं कि कैसे निकाला जाता होगा कि फलन की सीमा का अस्तित्व कैसे होगा। देखिए नेक्स्ट पर, जैसे यही सवाल है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। आपको x बराबर a पर सीमा के अस्तित्व का परीक्षण करना, डिस्कस द लिमिट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं उसका परीक्षण करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन लगाया कैसे जाएगा। आपने कहा सर x बराबर a पर सीमा के अस्तित्व का परीक्षण करिए। ठीक है, तो आप इसमें आपकी इच्छा हो आप राइट हैंड लिमिट निकालिए, इच्छा हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो आइए स्टार्टिंग हम राइट हैंड लिमिट से करते हैं, आर एच एल से। देखिए कैसे करेंगे, 100% क्वेश्चन में आपको यही करना है, ध्यान रखिएगा। एफ जिस बिंदु पर लेते हैं ए, उसमें आप 0 ऐड कर दीजिए। देखिए ये सबसे आसान तरीका लगाने का। इसी को हम लिखते हैं लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच। देखिए यहां लिमिट ली गई है। ठीक है, डायरेक्ट मान नहीं रखा जाता, जैसे अभी हम चाहते तो ए पर डायरेक्ट रखे तो
अगर आप x बराबर a रख दीजिए तो आप देख रहे होंगे 0/0 मिलेगा आपको। ये अपरिभाषित फलन है। जब फलन अपरिभाषित हो गया तब उसकी लिमिट ली जाती है। फंक्शन तो अनडिफाइंड हो गया तब आप उसकी लिमिट लेते हैं। लिमिट का मतलब कतई x बराबर डायरेक्ट a रखना नहीं होता है, आप सीमा के थोड़ा सा दाहिने थोड़ा सा बाएं चलेंगे। तो आपने कहा थोड़ा सा दाहिने चले a प्लस एच। देखिए बात वही है, जैसे यहां h टेंड टू 0 लिखा हुआ है, h टेंड टू 0 बात वही है। अब आप डायरेक्ट a ना रख करके यहां पर a प्लस एच रखा जाएगा, तो इसको आप लिखते हैं लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, इसमें रख दीजिए। x था तो x है, x की जगह आज a प्लस एच ने ले लिया, तो जहां जहां x है वहां वहां आप a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस एच माइनस a रख दीजिए। ओके, देखिए ये तुरंत कट गया। जरा इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से थोड़ा सॉल्व करिए, अभी मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah माइनस a स्क्वायर अपॉन h। ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए किसी भी हालत में आप नीचे वाले h को काट दीजिए, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, h कट गया तो यहां बचेगा h प्लस 2a, सॉरी कॉमन हुआ, और h को काट दिया इससे लेकर के, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए जब आपके पास h प्लस 2a बचा, अब आप h की जगह 0 रख दीजिए। देखिए आपने ये सब क्रियाकलाप कर लिया है, तब अब आप डायरेक्ट रखने जा रहे हैं, तुरंत नहीं रखे थे। आप यहां रखेंगे तो यहां मिलेगा आपको 2a, आपको 2a मिल गया। अब देखिए ये बगल में थोड़ा सा या इधर जगह है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। देखिए उसमें कुछ नयापन नहीं है, सब कुछ वही है। ठीक है बच्चों, यहां देखिए LHL हम निकालने जा रहे हैं, LHL। ठीक है, यहां से तो LHL में आपने लिखा FA माइनस 0। देखिए यहां a प्लस 0 था, अब आपने FA माइनस 0 लिखा, a प्लस 0 a माइनस 0, इसी को एकदम आप उसी की कॉपी करिए। लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h, a माइनस h। अब जैसे जैसे है उसी तरह से काम करिए। फिर दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, वहां x a माइनस h होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a माइनस h माइनस a। ये बच्चों कट गया, इससे थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करिए, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah माइनस a स्क्वायर अपॉन माइनस h। ये इससे कैंसिल हो गया। देख लो, अगर जगह ना हो तो इधर देखिए, हम थोड़ा सा अब आप लोग सिस्टमेटिक चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 h स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन माइनस h। ऊपर आपने देखा h कॉमन, क्या बचा h माइनस 2a, नीचे माइनस h, इससे कैंसिल कर दिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका h टेंड टू 0 यानी 2a माइनस h, और जैसे ही आपने h को 0 किया ये 2a आ गया। आपने देखा राइट हैंड लिमिट भी 2a, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2a, यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो गई, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो गई। तो आप क्या कहेंगे, फलन की सीमा का अस्तित्व होगा। चूंकि RHL, देखिए यहां पे RHL इज इक्वल टू LHL, अतः x बराबर a पर फलन की सीमा का अस्तित्व होगा। इसके बाद का एग्जाम्पल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सत्यम क्लासेस, ये सारे पूरा जितना 12th का सिलेबस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग लगातार देखिएगा नोट्स के साथ, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए। जो बच्चे इधर उधर फंसे हैं आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि सारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिससे वो समय से शुरू कर लें और डेली हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। ओके, होप टू सी यू अगेन।